हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत, खैर वेलकम। दोस्तों, बिहार स्पेशल के लिए मैं आज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है बताने वाला हूं। दोस्तों, जो बिहार स्पेशल वन लाइनर है और ये बहुत ही बिहार के जो एग्ज़ाम में अपेयर्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। और ख़ासकर आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि ये बिहार स्पेशल हर किसी के पास पहुँचे। दोस्तों, मैं इसी के साथ मैं अपनी जो है टॉपिक शुरुआत करता हूँ। ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रशासनिक विधि। क्या है ये? प्रशासनिक विधि है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, अब इसका वन लाइनर भी हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू पढ़ेंगे, तो जल्दी करेंगे दोस्तों। अब ये कहता है क्या है कि ये किसी अब पहला जो है पहला वन लाइनर कहता है कि किसी प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है कि ये प्रशासन से संबंधित विधि है। ये प्रशासनिक प्राधिकरण के संगठन, शक्तियों, कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि किसने प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है। ये प्रशासन से संबंधित विधि है और ये प्रशासनिक प्राधिकरण, संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। दूसरी बात यह क्या? प्रशासनिक विधि क्या है? प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रियाओं को खासतौर पर प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक निरीक्षण संबंधी विधि है। ये प्रशासनिक विधि की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? केसी डेविस ने दी थी। किसने दी थी? केसी डेविस ने दी थी। और उसके बाद में ये कहा कि तीसरी बात ये कहता है कि प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं अपितु कार्यों पर बल देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों के संचालन तथा नियंत्रण से है। ये परिभाषा किसने दी थी? बेड ने दी थी। किसने दी थी? ये परिभाषा बेड ने दी थी। और उसके बाद में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत है? तो प्रत्योजित विधान और राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, समिति और आयोग द्वारा प्रतिवेदन। अध्यादेश भारतीय संविधान में कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 123 में दिया गया। तो अध्यादेश 123 में दिया गया है और 213 में क्या है जो है राज्यपाल को दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं प्रत्योजित विधान की बात करते हैं। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कहा गया है, कहा गया है विधि शासन का विरोधी। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कहा गया है विधि शासन का विरोधी कहा गया है। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुस्तक के रचयिता निम्न से कौन से थे? यानी जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पुस्तक के रचयिता निम्न से कौन थे? तो प्रोफेसर रॉबसन थे। कौन से? प्रोफेसर रॉबसन थे। प्रत्योजित विधान होता है कार्यपालिका का विधान। प्रशासनिक विधि का स्रोत कौन नहीं है? तो वाद रिपोर्ट जो है प्रशासनिक की विधि का स्रोत नहीं है। प्रशासनिक प्राधिकरण के समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण जो है 2 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। ओके, प्रभाव के आधार पर प्रत्योजन विधान कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ओके, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं कि किन वादों में अमेरिका न्यायालय ने प्रत्योजित विधान को असंवैधानिक एवं अवैध बताया है। तो पहला है पोल्ट्री कॉरपोरेशन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा रिफाइनरी कंपनी बनाम रैन, कार्टर बनाम मार्केटर कोल कंपनी, और उसके बाद में डी कहा मटर कोल कंपनी। 14 सवाल कहता है प्रत्योजन में संवैधानिक बाधा रहती है। तो भारत और अमेरिका में। कहाँ? भारत और अमेरिका में। अब बात करते हैं प्रत्योजित विधान को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में मान्यता प्राप्त हुई है? तो याकूस बनाम संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले में जो है प्रत्योजित विधान अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, अब उसके बाद में कहते हैं कि प्रत्योजित विधान यानी प्रत्योजित विधान एवं सशर्त विधान में अंतर वाला पहला वाद है। तो
तो प्रत्योजित विधान एवं शासक विधान में अंतर वाला पहला वाद है हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने प्रत्योजित विधान के संबंध में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। प्रत्योजित विधान की सख्त पर यह प्रतिबंधित है कि आवश्यक है कि विधायी शक्ति को प्रत्योजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्रत्योजित विधान का वर्गीकरण होता है समान, असमान। हेनरी अस्टम का न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोजन करने वाला है। सर्वप्रथम प्रत्योजन विधान का प्रकाशन होना आवश्यक है। ये किस वाद में कहा गया है? हारला बनाम राजस्थान के राज्य में कहा गया है। ठीक है। प्रत्योजित विधान का प्रकाशन की अज्ञापकता के संदर्भ में नियम यह है कि उसका प्रकाशन होना चाहिए तो किसी भी प्रकार से। ओके। अब उसके बाद में कहा कि किन मामलों में विधायिका द्वारा कंकाल विधान द्वारा प्रत्योजित विधान को मान्य किया गया है? हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यानी किन मामलों में विधायिका द्वारा कंकाल विधान को प्रत्योजित द्वारा मान्य किया गया है? तो हरिशंकर बनाम बांग्ला राज्य। अब उसके बाद में कहा गया कि प्रत्योजित विधान यानी जो है प्रत्योजित विधान प्रकाशन की अज्ञापकता के संदर्भ में नियम यह है कि उसका प्रकाशन होना चाहिए। यानी जो प्रत्योजित विधान का प्रकाशन की अज्ञापकता के संदर्भ में नियम यह है कि उसका प्रकाशन होना चाहिए किसी भी प्रकार से। प्रत्योजित विधान से संबंधित भारत संघ बनाम नरेंद्र कुमार किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो प्रकाशन समुचित क्या है? प्रकाशन समुचित रीति से होना चाहिए। ओके। अब देखते हैं नेचुरल जस्टिस के बारे में देखते हैं। यानी भारत में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कब विकास हुआ है? तो भारत में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत 26 जून 1950 में विकास हुआ है। ऑडी अल्टम पार्टम के अंतर्गत निम्न से कौन सा अधिकार परिलक्षित है? तो साक्ष्यों और तर्कों को प्रस्तुत करने का अधिकार, मौखिक सुनवाई का अधिकार, दूसरे पक्षों को सुनवाई का अवसर देना, नैसर्गिक न्याय नियमों को कठोर अनुपालन की अनिवार्यता है न्यायिक निर्णयों पर। ठीक है। और उसके बाद में कहता है दूसरे पक्षों को सुनो के नियम का अतिक्रमण प्रशासनिक कृत्यों पर असर पड़ता है, आकृत तथा शून्य है। और उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अपवाद है? तो अव्यवहारिकता, विधायी कार्रवाई, विधायी आवश्यकता। दूसरे पक्षों को सुनो का नियम सुनवाई का युक्त अवसर दिए जाने की अपेक्षा करता है। ये सुनवाई जो है होनी चाहिए। ये किसमें है? लिखित और मौखिक होना चाहिए। लिखित और मौखिक होना चाहिए। ठीक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का क्या अपवाद है? कूटों मदद से उत्तर दीजिए। कूट नीचे दिए गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों द्वारा वर्जन, विधायी कार्यों द्वारा वर्जन, लोकहित में वर्जन। सही उत्तर चुनिए। नैसर्गिक न्याय सिद्धांत क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने खुद को वाद में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने खुद वाद में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद में ये कहा कि दूसरी बात ये कहा कि कोई भी व्यक्ति बगैर सुनवाई के अपराधी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत प्रशासनिक कार्यों पर निष्प्रयोग है? तो एक रूपक बनाम भारत संघवाद। कौन सा है? एक रूपक बनाम भारत संघवाद। अब उसके बाद में कहा प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, ट्रिब्यूनल की बात करता है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 223A और 223B में जोड़ा गया था। केंद्रीय जांच आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो 1963 में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1963 में हुई थी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य होता है अर्धन्यायिक, यानी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? क्वासी जुडिशियल जो है अर्धन्यायिक का कार्य होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1974 के किस कमेटी के प्रस्ताव द्वारा किया गया था? तो संथानन कमेटी के प्रस्ताव द्वारा किया था। प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित अधिनियम कहाँ पारित होता? सन 1985 में पारित हुआ था। न्यायिक साक्षरता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो PN भगवती द्वारा शुरू की गई थी। केंद्रीय सरकार कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तों के संबंधी विवादों के लिए केंद्र सरकार प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा। कौन
कौन से रीट नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों को और ध्यान दिया गया है? तो परमादेश। हीरानाथ मिश्र बनाम प्रिंसिपल राजेंद्र मेडिकल कराची के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया है कि ये कठोर प्राकृतिक का नियम नहीं है, इसे विभिन्न परिस्थितियों में बदला जा सकता है। विबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो विबंध जो है अभिलेख के विबंध यानी स्टॉबल बाय रिकॉर्ड, विलेख स्टॉबल बाय डीड, आचरण स्टॉबल बाय पैसेज, स्टॉबल बाय कंडक्ट। अब देखते हैं सही उत्तर चुनिए। अर्धन्यायिक कार्य करते हैं। अर्धन्यायिक कार्य करते हैं। न्याय पुनर्विलोकन यूनिट क्षताधिकार। न्याय पुनर्विलोकन का जन्मदाता के कौन सा देश माना जाता है? अमेरिका माना जाता है। भारत में प्रशासनिक मामले में न्याय पुनर्विलोकन की अवधारणा किन राज्य में अवधारित किया गया? तो इंग्लैंड के राज्य में अवधारित किया गया है। न्याय पुनर्विलोकन का उद्भव किस वाद में किया गया है? तो मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के वाद में किया गया है। न्याय पुनर्विलोकन का सिद्धांत